आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पुराने लेक्चर इतने सारे जो मैंने अभी तक लिए हैं आरएलसी पैरामीटर पे, जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने कैपेसिटेंस शुरू करा था। उससे पहले इंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अच्छा, बहुत लोग जो कम्युनिटी पे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और जो नहीं जुड़े हुए हैं, ये सारे लेक्चर जो चल रहे हैं ना आरएलसी पैरामीटर के, ये मैं सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद इसको एक ज्वाइन करके एक पीडीएफ आपके लिए सेंड कर दूंगा। उसमें क्या होगा, तो ये सारे लेक्चर जो कि अभी मैंने पिछली सीरीज़ में कवर करे हैं, जिसमें मैंने आर एल सी चल रहा है, ये आर और एल को कवर करा है, प्लस जी एम डी जी एम आर को कवर करा है, ये सब एक सीरीज़ की तरह है। ठीक है, तो ये जब लेक्चर की सीरीज़ अभी कैपेसिटेंस के बाद एक दो पार्ट और बचे, देन उसके बाद मैं आपको ये कंपाइल करके एक सी अपनी कम्युनिटी सेक्शन पे डाल दूंगा, तो वहाँ से उठा लेना। तो अभी थोड़ा सा वेट रखो, पूरी सीरीज़ हो जाने दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई अगर कोई दो कंडक्टर हैं तो उनके बीच में कैपेसिटेंस होता है, और उसके बारे में चर्चा करी थी ना। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अर्थ का क्या रोल है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कैपेसिटेंस की, तो देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि कभी भी अगर दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटेंस, तो उसको हम लोग सी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो भाई कंडक्टर जो थे दो, उनके बीच में तो कैपेसिटर हमने देख लिया बन रहा था बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अर्थ जो है वो भी, उसके साथ भी यही खेल है। तो कंडक्टर और अर्थ जो है ये भी मिलके यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस होता है। तो उस कैपेसिटेंस को हमने नाम दे दिया अर्थ कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जरा समझ, तो ड्यूरिंग कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, ये अच्छा देखो, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैंने जो नोट करा हुआ है कि जब भी हम कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, जो मैंने कैपेसिटेंस का सी निकाला था, ठीक है, जहाँ पे पूरा फार्मूला वार्मूला हमने डिस्कस करा था, तो वहाँ पे हमने ये एजम्पशंस लिए थे कि कंडक्टर जो है आर अवे फ्रॉम अर्थ। ये एजम्पशंस लिए जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने इंडक्टर वाला लेक्चर, जब इंडक्टर वाला लेक्चर बता रहा था, तो उसके अंदर जब हम लोग एक सॉलिड कंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टेंस निकाल रहे थे, जिसमें एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल, तो वहाँ पे हम मान रहे थे कि आसपास की विसिनिटी में या फिर उसके आसपास की स्पेस में कोई और कंडक्टर नहीं है, और वहाँ पे हम इसको निकाल रहे थे। तो हमें ये निकल के आया था 2 × 10⁻⁷ एल एन डी बाई आर डैश। ठीक है, ये निकल के आया था। तो उसमें मैंने आपको याद करो, तो यार देखो जब भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक पुराने लेक्चर के अंदर जो कैपेसिटेंस निकाला था बिटवीन कंडक्टर, उसके अंदर ये कंडीशन रखी थी, शर्त ये थी कि अर्थ के इफेक्ट को हमने इग्नोर कर दिया था। हमने मान लिया था कि कंडक्टर हमारे बहुत दूर हैं अर्थ से। तो बहुत दूर होने से क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली फॉर्मूले की बात करते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर विल डिसाइड द कैपेसिटेंस। तो अगर दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ विल ट्रीट एज अ कंडक्टर, और ये जो कंडक्टर है ये तो कंडक्टर है ही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी, दिस विल बी द डिस्टेंस। अब अगर कंडक्टर को बहुत दूर रख दूंगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस पिक्चर से गायब हो जाएगा। तो हमने क्या करा था, अभी तक जो पुराना लेक्चर था उसके अंदर जो कंडक्टर के बीच का जब कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, तो वहाँ पे ये शर्त लागू करी थी कि हमने कंडक्टर को दूर रखा था अर्थ से, ताकि उसका कैपेसिटेंस को निगलेक्ट करा जा सके। लेकिन क्या होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है, ये तो हो गई किताबी ज्ञान, लेकिन जब असलियत में देखते हैं तो अर्थ का इफेक्ट पिक्चर के अंदर आ जाता है। क्योंकि तुम कितना भी अच्छा ट्रांसमिशन लाइन ले लो, कितना भी ऊंची ले लो, फिर भी अर्थ का जो अर्थ की वजह से जो अर्थ के तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, अर्थ की वजह से कैपेसिटेंस पिक्चर में आता है, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। ठीक है, उसको सी का मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर अर्थ घुस जाती है, और इसका इफेक्ट हम देखेंगे क्या पड़ता है। तो इसके अर्थ के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए लॉर्ड कैल्विन का, ये वही कैल्विन है पुराने वाले लॉर्ड कैल्विन, पुराने इतिहास में जो हमने देखा होगा, उनका एक तरीका था। उन्होंने कहा कि अर्थ को अगर हमें स्टडी करना है, अर्थ के इफेक्ट को, तो क्या करो, अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से अगर अर्थ को देखोगे तो अर्थ एक एक्ट करेगी एज अ मिरर की तरह। ठीक है, तो अर्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पहले समझ लो इसको।
अर्थ जो होती है वो एक परफेक्टली कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल शीट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर इस कंडक्टर से पूछोगे तो ये कहेगा अर्थ मतलब इस तरीके की एक परफेक्टली कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल शीट, यानी परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी और हॉरिजॉन्टल शीट की तरह वर्क करेगी। और कितनी लंबी होगी ये, इसकी जो लेंथ होगी वो इन्फानाइट होगी, इन्फानाइट एक्सटेंट तक, ठीक है, क्योंकि ओर छोर नहीं दिख रहा है। अल्टीमेटली बात ये है कि अर्थ ऐसा तो है नहीं कि इन्फानाइट है, लेकिन क्या होता है कि जब कंडक्टर की नज़र से देखोगे तो उसको ना और दिख रहा होगा ना छोर दिख रहा होगा, तो ये कहेगा कि कंडक्टर से पूछोगे तो वो कहेगा अर्थ जो है एक परफेक्ट कंडक्टर शीट है, कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल शीट जिसका कोई ओर छोर नहीं है। हालांकि अर्थ जो है वो कर्व है, लेकिन कंडक्टर की नज़र से पूछोगे, जैसे चींटी की नज़र से पूछोगे या इंसान से पूछोगे, हाँ देखने में तो अर्थ सीधी है, ठीक है, अर्थ फ्लैट है। आपको जान के हैरानी होगी, पुराने समय में यही लड़ाई होती थी कि मतलब ये कहा जाता था अर्थ एकदम फ्लैट है, ठीक है, और साइंटिस्ट जो थे आपस में लड़ मरते थे इस पे कि नहीं नहीं अर्थ, जिसने भी कहा कि अर्थ कर्वेचर उसको टांग देते थे। तो पहले क्या होता था कि जैसे एरिस्टोटल के टाइम में तो वहाँ पे हम लोग कोशिश ये रहती थी जो दिखता था उसी को लिख देते थे, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते थे, कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात नहीं करते थे, ठीक है। तो इसलिए कहा, तो अगर कंडक्टर की नज़र से देखोगे तो वो लगेगा उसे ऐसा, क्योंकि कंडक्टर एक छोटा पार्ट है और ऐसे में अर्थ जो होगी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल शीट इन्फानाइट लेंथ की, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। सो ये इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अर्थ को कंडक्टर की नज़र से। तो अगर ये कंडक्टर हॉरिजॉन्टल शीट है तो ये क्या करेगा, ये एक मिरर की तरह एक्ट करेगी। अब मिरर की खास बात क्या होती है, मिरर में जब आप खड़े होते हो तो वर्टिकल इमेज बनती, उतनी ही दूरी पे बनती है और वर्चुअल होती है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो जैसे एच हाइट पे था ये कंडक्टर, तो एच हाइट दूर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे डॉट 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 का मतलब हो गया वर्चुअली एग्जिस्ट, एक्चुअल में कंडक्टर अर्थ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर दिस इज अ वर्चुअल इमेज, तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट, तो देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू बनेगी, समझ में आ रही बात है, दिस इज योर मिरर इमेज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था, ठीक है, ये जो पूरा कहानी थी ये हमने लेने की, इस तरीके से हमें ये बनेगा। इसको किसने कहा था, लॉर्ड केल्विन ने सजेस्ट किया था, ऐसे स्टडी करी जा सकती है कंडक्टर का अर्थ के साथ क्या रिलेशन है, और इसको नाम दिया गया मेथड ऑफ इमेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेथड ऑफ इमेजेस का नाम दिया गया है, कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस नाम पे ध्यान रखना, मेथड ऑफ इमेजेस का नाम है, लॉर्ड केल्विन ने इसको सजेस्ट करा था, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमने इन्फानाइट लेंथ की अर्थ ले ली है ना, जो इन्फानाइट लेंथ की शीट कह रहे हैं, इट एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात पता है, जहाँ पे चार्ज जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह लगभग चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। बाकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह अर्थ एक्ट करेगी, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के इफेक्ट को। अभी आगे देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है ना। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम लाइटनिंग के इफेक्ट को देखते हैं। मतलब लाइटनिंग के इफेक्ट को अगर समझना है तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो लॉर्ड कैल्विन ने दिया था इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और मिरर इमेज का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि जैसी बादल जो होते हैं, बादल ये हमारे क्लाउड हैं, तो जैसी क्लाउड जो होते हैं वो अर्थ के करीब आते हैं तो क्लाउड में मान के चलते हैं नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, ये पिंक कलर का देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, और ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ के ऊपर इसी का मिरर इमेज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज की लेयर वैसे नेगेटिव की। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थ एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब अर्थ अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगी, ये हमने अभी पीछे सीखा ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक बहुत खास बात होती है कि उसके अंदर जो जो शार्प एजेस होते हैं, जो शार्प पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इकट्ठी हो जाती है। क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मान के चलते हैं अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये सब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन अगर यहीं पे हम क्या करें, एक स्पाइक कर दें, तो ये जो चार्ज होंगे ये सारे के सारे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो इन स्पाइक्स पे इकट्ठी हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड थे तो अगर प्लेन सरफेस होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर पहाड़ वो उसमें झाड़ियाँ होंगी, पेड़ होंगे, टावर होंगे, तो जो भी शार्प एजेस होंगे जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, कंडक्टिंग सरफेस होंगे। तो मान के चलते हैं ये कोई मोबाइल का टावर है, मोबाइल का टावर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये भी कोई कंडक्टिंग, ये भी कोई कंडक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज हमारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज क्लाउड में भी जो जो उनका वो पॉइंट होगा,
पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एजिस पे शार्प पॉइंट, शार्प चार्ज इकट्ठा, यहाँ पे भी शार्प चार्ज इकट्ठा। अब क्या होगा, बीच की एयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जैसी ब्रेक डाउन होगी तो लाइटनिंग हो जाती। तो ये भी वैसे तो लाइटनिंग को एक्सप्लेन करने की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से एक ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है, ठीक है। इसकी बहुत डिटेल थ्योरी भी है, जानना चाहते हो तो डाल देना। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करी थी, तो अगर आप जानना चाहते हो तो बता देना इसमें, तो कभी इसको समय मिलेगा तो उसको बताएंगे। उसको 2-3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल्ड थ्योरी है लाइटनिंग की, और बात करेंगे कौन कौन सी थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पर स्पेशली बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके का लाइटनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थ्योरी कही जाती है। तो लाइटनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी मतलब मैं इसलिए लाइटनिंग को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी देखो अर्थ को इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके, कंडक्टिंग सरफेस लेके हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो ये देख सकते हो लाइटिंग होती है, तो फोटो तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन होती है तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर, मतलब 1 किलो एम्पेयर से 10 किलो एम्पेयर से लेके और भी 100 किलो एम्पेयर तक का करंट जो होता है वो एक बार में डिस्चार्ज हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके से गिरता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जिसके ऊपर गिरता है। तो अगर हमने इसको लाइटनिंग रॉड, या कह सकते हैं उसे फ्रैंकलिन रॉड या लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल नहीं करा, और अगर कहीं इधर उधर गिर गई तो वहाँ पे पूरा वो तहस नहस कर देती है। तो ये हो गई लाइटनिंग की कहानी। नाउ इसको बचाने के तरीके भी समझ लो, ये आपके स्विच गियर प्रोटेक्शन में काम आएगा। लाइटनिंग को बचाने का तरीका क्या है कि भाई हमें पता है कि लाइटनिंग जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी, बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट कैसे करते हैं, एक नुकीला ऑब्जेक्ट, नुकीला कंडक्टिंग रॉड यूज़ करके, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज़ योर लाइटनिंग रॉड, लाइटनिंग रॉड। तो देख सकते हो ये घर है, इस घर को बचाने के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे लाइटनिंग की रॉड लगा रखी है। और कलर चेंज कर लो यार, 1 मिनट। ओके, तो दिस वन इज योर लाइटनिंग रॉड। हमने क्या करा है कि लाइटनिंग अगर होनी होगी, अगर इस घर पे ही गिरनी है, तो हम इस रॉड पे गिरवा देंगे लाइटनिंग को, एक एक रास्ता दे दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे लाइटनिंग इस पे गिरेगी और यहाँ से गिर के ग्राउंड होके चली जाएगी, और हमारे घर का सामान बच जाएगा। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ जो होती है इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो लाइट हमें ये पता चल गया था, फ्रैंकलिन ने ही बता दिया था कि लाइटिंग जो होगी वो शार्प ऑब्जेक्ट्स पे, टावल ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी, तो हमने यही काम करा। तो ऐसे ही क्या होता है, इसी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग टॉवर अपने घरों के पास में एक लाइटनिंग रॉड लगाते हैं। तो जितनी ऊंची लाइटनिंग रॉड होगी उतना बड़ा एरिया वो प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है ये, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसके अंदर से मैंने ली है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ये पिक्चर है कि जितनी बड़ी, अब देखो यहाँ पे लाइटनिंग रॉड की लेंथ कम रखी है तो केवल इतना ही एरिया प्रोटेक्ट हो रहा है। इसी की लेंथ अगर मैंने इतनी बड़ी कर दी, मतलब लार्ज लेंथ कर दी, तो देखो अब कितना बड़ा एरिया प्रोटेक्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात, ये सेम घर है, ये घर यही है, ठीक है, छोटा घर नहीं है वो सेम घर है ये दोनों। तो देख सकते हो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे लाइटनिंग रॉड की, वैसे वैसे एरिया ऑफ प्रोटेक्शन जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मान के चलते हैं हमने ये रखा, इस एरिया के अंदर आ गया, लेकिन अगर हम इसका एक तरीका और है इसको करने का, वो है ये पर्टिकुलर तरीका। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, घर के दोनों छोरों पे एक एक टॉवर लगा देते हैं, लाइटनिंग रॉड लगा दी, और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करा हमने, एक ओवरहेड ग्राउंड वायर टांग दिया, ठीक है। ये ग्राउंड वायर जो होगा ये पूरे रास्ते प्रोटेक्ट करेगा। मान के चलते हैं ये तुम्हारा घर है, अब यहाँ पे एक कन्वेंशनल लाइटनिंग रॉड लगा दी, तो भाई यहाँ की ये तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। एक तुमने यहाँ लगा दी, ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन मान लेते तुम्हारा घर बीच में पड़ता है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ओवरहेड ग्राउंड वायर चला देंगे, ठीक है, इन वायर से जुड़ा हुआ। तो अब क्या होगा, ये जो ग्राउंड वायर तुमने चलाया ये तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कभी ध्यान से देखना, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी एक ऐसा ही ओवरहेड वायर चल रहा होता है। ये पिक्चर मैंने इसीलिए डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लॉजिक जो बताया। इसको हम लोग, ये जो ऊपर की तरफ चल रहा होता है, इसको हम लोग शील्डिंग वायर कहते हैं, शील्डिंग वायर। इसको मैं कवर करूंगा आने वाले लेक्चर में, शील्डिंग वायर सब कुछ कवर होगा, चिंता मत करो। पावर सिस्टम सीरीज़ अगर एक बार देख ली तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी कोशिश यही है कि हर वो कॉन्सेप्ट उसको डिटेल में कवर करा जाए विद प्रॉपर लॉजिक एंड रीज़न के साथ, ठीक है। तो ये शील्डिंग वायर होता है। तो शील्डिंग वायर का काम भी यही होता है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। रुको मैं इसकी तुम्हें एक पिक्चर दिखा देता हूँ, तो शायद तुम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा ये कि शील्डिंग वायर कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन में। तो देखो ऐसे तुमने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज है। पेन का कलर रेड, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये हो गया RYB, ठीक है, ये डबल सर्किट लाइन है। R हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया, ये होगा R डैश, ये हो गया तुम्हारा Y डैश, और ये हो गया B डैश, ठीक है। ये तो हो गया डबल सर्किट लाइन के कंडक्टर्स। अब देखो ये वाला कंडक्टर, देखो
ये जो पतली सी लाइन गई हुई है, दिस इज योर शील्डिंग वायर। शील्ड वायर कह सकते हो, अर्थ वायर कह सकते हो, ठीक है, कई लोग इसे अर्थ वायर कहते हैं, या फिर शील्ड वायर, अर्थ वायर, या फिर इसका एक और नाम है ग्राउंड वायर कह सकते हो। ठीक है, तो ओवरहेड, ओवरहेड लगा लेना, मतलब ओवरहेड शील्ड वायर, ओवरहेड अर्थ वायर, ओवरहेड ग्राउंड वायर, तो ये 2-3 नाम है इसके, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे देखो, इसमें और देख लो ये देखो, दिस वन इज योर आर, एक लाइन ये गई, डबल सर्किट लाइन है। देखो अब, देखो तुम, अब अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर देख रखे हैं ना, तो ये काफ़ी हद तक तुम्हें बड़ी इजीली डिकोड कर लिया करोगे अब कोई भी डायग्राम देख के कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो देखो यहाँ पे डिकोड कर सकते हो, दिस इज योर जंपर वायर, ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर बंडल कंडक्टर, यहाँ पे ये क्या है, बंडल कंडक्टर्स। बंडल कंडक्टर्स हैं कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नाउ ये बंडल कंडक्टर हो गए, तो ये बंडल कंडक्टर है आर फेज का, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, आर वाई बी। नाउ ये वाले 2 वायर क्या हैं, दीज आर द शील्डिंग वायर। तो यहाँ पे देखो डबल शील्डिंग वायर का हमने इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन जोन बढ़ जाता है। कभी शील्डिंग वायर कवर करूंगा, अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना यार शील्ड वायर, तो मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा मुझे कितनी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज शील्डिंग वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे ये बचाते हैं, कितने, क्यों ये पतले होते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन वाई में पूछे जाते हैं कि शील्डिंग वायर इतने पतले क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये सब की चर्चा करेंगे इसके ऊपर आने वाले समय में जब बात करेंगे। तो अभी तक समझ में आ गया। तो ये शील्ड वायर एंड ग्राउंड वायर, इनका इस्तेमाल करा जाता है जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो क्या है, ये टॉवर लगा हुआ है, तो लाइटनिंग अगर टॉवर पे गिरेगी तब तो ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझो, ये हैं 2 टॉवर एंड ये है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। टॉवर ऊंचा कर दो थोड़ा, ये रहा, ये कंडक्टर्स हो गए, ये हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, मान के चलते हैं बिजली यहाँ पे गिरेगी तो टेंशन नहीं है, यहाँ से गिरेगी और ग्राउंड चली जाएगी, या बिजली यहाँ पे गिरेगी यहाँ से भी ग्राउंड में चली जाएगी। लेकिन अगर इस पूरे रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक, अगर इस पूरे रास्ते में तो कंडक्टर खाली पड़े हुए हैं, तो इन पे बिजली गिर गई तब क्या होगा, अगर इन पे गिर गई तो सर्ज आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन जल सकती है, आगे तक के कितने बड़े बड़े फॉल्ट हो सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए भी, इनको कवर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शील्ड वायर यहाँ से यहाँ टांग देते हैं, तो जाके बिजली गिरे तो उस पर गिरे, कंडक्टर हमारा बच जाए। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब देखो, अब देख निकालेंगे सिंगल फेज लाइन कैपेसिटेंस, जरा देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अर्थ को लगाने से सिंगल फेज लाइन जो होगी उसके कैपेसिटेंस पे देखो क्या फ़र्क पड़ा। तो पहले क्या था, पहले केवल ये 2 कंडक्टर, जो सिंगल लाइन का कैपेसिटेंस होता था CAB, हमने पीछे निकाला था, वो कितना निकल के आता था, वो आता था पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln d/r। सिंपली ये निकल के आती थी कैलकुलेशन, अगर हमारे पास 2 कंडक्टर होते थे और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी d होती थी, रेडियस दोनों का r होता था, और अर्थ जो होती थी वो बहुत दूर होती थी, उसके इफेक्ट को इग्नोर कर देते थे, तो ये निकल के आता था। पर अब अगर हम अर्थ के इफेक्ट को पिक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे, अगर हम ये मान लेते हैं अर्थ भी है, तो इन्हीं का वर्चुअल कंडक्टर बन जाएगा। तो मान के चलते हैं, अगर ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस तरीके का वर्चुअल इमेज बन जाएगी ना। वर्चुअल इमेज बनने के बाद क्या होगा, जो कैपेसिटेंस हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ अर्थ, अब देखो ये वाले कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस इंक्लूड होगा फॉर्मूले में। अभी तक क्या था, केवल इन दोनों की वजह से जो कैपेसिटेंस बन रहा था वो इंक्लूड था। अब इनके बीच में इन चारों का कॉम्बिनेशन करके जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे। तो वो कितना निकल के आएगा, CAB, इसमें ए और बी के कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस विद द इफेक्ट ऑफ अर्थ भी इंक्लूड है, अर्थ का इफेक्ट ई लगा दिया मैंने। तो कितना निकल के आया, तो √ln d/r, और ये वाला जो देख रहे हो ना अलग कलर से मैंने लिखा है, ये वाली कैलकुलेशन ऐड हो जाएगी √ में 1 + d² अपॉन में 4h²। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अगर देखो, जनरली क्वेश्चन अगर आता है कैपेसिटेंस का इफेक्ट अर्थ का, तो सिंगल फेज पे ही आएगा, ठीक है। 3 फेज की टेंशन नहीं लेनी, 3 फेज पे क्वेश्चन नहीं आता है। केवल अगर क्वेश्चन आएगा तो अर्थ के सिंगल फेज पे ही, कैलाइन कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बीटेक लेवल में इतना ही है। जब आप रिसर्च या आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे 3 फेज पे आ सकता है, लेकिन अभी सिंगल फेज से काम चला लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले जो सिंगल फेज का कैपेसिटेंस हमने निकाला था उसके अंदर ln d/r था, लेकिन अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ अर्थ ना, ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्यों आया, ये आया बिकॉज ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कारण ये पिक्चर में आ गया, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, इसके अंदर तुम्हारे कई सारे दिमाग की नसें खोल देगा ये कंक्लूजन। ध्यान से समझो, अगर हम अर्थ नहीं ले रहे थे तो CAB इक्वल टू निकल के आ रहा था पाई एप्सिलॉन ln d/r, अभी मैंने पीछे बताया, और अर्थ ले रहे हैं तो ये पूरा निकल के आ रहा है। तो अर्थ ने करा क्या, ठीक है, तो अर्थ की वजह से क्या हुआ, रेडियस जो था, ठीक है, रेडियस जो कंडक्टर का हम R ले रहे थे,
वो अब चेंज होकर कितना हो गया है, आर अंडर रूट में 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h²। यानी कि पहले जो कंडक्टर दो कंडक्टर के बीच में हम जो कैपेसिटेंस निकाल रहे थे तो रेडियस ऑफ कंडक्टर आर ले रहे थे, अब वो रेडियस आर की जगह क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। तो अर्थ ने क्या करा, जो इफेक्टिव रेडियस हम लोग लेते थे ना, इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर, वो चेंज करके रख दिया और वो कितना हो गया, अंडर रूट में 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h²। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में काम करा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अर्थ की वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थ की वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा CABE, ये वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है यार, अर्थ की वजह से कैपेसिटेंस अगर हम पिक्चर में ले रहे हैं तो एक अर्थ की वजह से कैपेसिटेंस हो गया, एक कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस हो गया। अगर दोनों को लोगे पिक्चर के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपेसिटेंस आएगा बिकॉज ऑफ बोथ कंडक्टर, कैपेसिटेंस जो बनेगा कंडक्टर प्लस अर्थ, वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। वही तो है ये, इसमें कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी इंक्लूड कर रखा है और अर्थ के इफेक्ट को भी इंक्लूड कर रखा है। तो क्या हुआ है, अब जो कैपेसिटेंस निकल के आया है वो ज़्यादा निकल के आएगा जब हम केवल अर्थ, इसमें सॉरी केवल कंडक्टर, ये है ओनली कंडक्टर का कैपेसिटेंस, और ये क्या है, अर्थ एंड कंडक्टर बोथ, अर्थ एंड कंडक्टर दोनों का हमने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो डेट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि अब क्या होगा, अगर हम अर्थ को भी अर्थ के कैपेसिटेंस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। दूसरा, अगर H बहुत बहुत ज़्यादा हो गया D से, यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि अगर हम क्या करें, टावर अपने इतने ऊंचे कर दें कि कंडक्टर बहुत दूर चला जाए अर्थ से, अर्थ हमारी यहाँ पर है और कंडक्टर बहुत ही हाइट पे कर दें कि H बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, आपस के बीच दो कंडक्टर के बीच की जो दूरी है D, उससे कई गुना ज़्यादा हाइट हो अगर, तो ऐसे में क्या होगा, ग्राउंड से इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ऐसे केस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। समझ में आ रही बात है। तो ये फॉर्मूले को अगर तुम्हें वापस से ही फॉर्मूले पे ले जाना है, ठीक है, यानी कि अगर हमें अर्थ के इफेक्ट को निगलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, H की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्लोज टू, ये तुम्हारा क्लोज टू 0 की तरफ चला जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, अंडर रूट 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट R/D आ जाएगा, ln/D/R, और ये हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर H की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होगी D के कंपैरिजन में, जैसे D की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू 100 निकल के आती है, तो 0.01, अब 1.01 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्लोज टू 1 ही आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, अर्थ के इफेक्ट को और तुम्हें निगलेक्ट करना है, ये बात जो मैं इतनी देर से बार बार कह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि अर्थ के इफेक्ट को हम लोग नेग्लिजिबल कर दें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अर्थ के डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई वाइवा में पूछ ले या एग्जाम में आ जाए कि भैया अर्थ के कैपेसिटेंस को पिक्चर से हटाना है, अर्थ के कैपेसिटेंस को, तो फॉर्मूले बेस पे बता सकते हो, H को बढ़ा दो, H को बहुत बहुत बढ़ा दो D से, ये तो हो गया फॉर्मूले से। रियलिटी में क्या करना पड़ेगा, रियलिटी में हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कह लो या हाइट ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड, इसको बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर अपोजिट फेज के A और B जो हैं इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दो और हाइट को बढ़ा दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अर्थ का इफेक्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देख ही सकते हो कि अगर D/2H लेस देन 1 हुआ तो CABE इक्वल टू CAB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक, हाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लो इसको, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, तो D/2 ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं इसके स्क्वायर की, अगर ये 1 से बहुत कम होता है तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस में, यानी कि कह सकते हो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं और अगर हम चाहते हैं कि अर्थ की कैपेसिटेंस को इंक्लूड ना करें तो D/2H की वैल्यू जो है वो 1 से कम रखी जाती है। इट इज़ अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि अगर हम अर्थ के कैपेसिटेंस को हटाना चाहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर कितना रखें, अगर हाइट ऑफ द टावर 10 है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर कितना रखें, D कितना हो, अगर हाइट ऑफ द टावर 10 है तो D/2 इंटू 10 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे करके हम लोग कुछ कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो D/2H की वैल्यू बहुत बहुत कम रखी जाती है 1 से। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नाउ यहाँ पे इस लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की कैपेसिटेंस किस तरीके से पिक्चर के अंदर इंक्लूड होता है और क्या क्या खास बातें थी, साथ ही साथ कैसे हम अर्थ की कैपेसिटेंस को पिक्चर से हटा सकते हैं। सिंगल फेज लाइन में मैंने दिखाया आपको, सिंगल फेज मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा था वो कितना चेंज हो गया और अर्थ की कैपेसिटेंस से मेनली उसने रेडियस को अफेक्ट करा। ठीक है, नाउ जाते जाते 2 लेक्चर कैपेसिटर पे देखना आपको जरूरी देखना चाहिए। एक है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाला, और बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है इसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में हम लोग इस सीरीज को बस कंक्लूड करने वाले हैं, तो एक कंक्लूजन वाला एक वीडियो आएगा जिसमें बहुत अच्छा वीडियो होगा कि आखिर L और C
से इफेक्ट क्या पड़ा ट्रांसमिशन लाइन का, और क्यों हम लोग एल को बढ़ा रहे हैं, एल को कम कर रहे हैं पूरे सिस्टम में, और सी को क्यों बढ़ा रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।